हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 11th लेक्चर के अंदर। काफ़ी कुछ हम लोग सीख चुके हैं, काफ़ी कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। फील्ड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन से मतलब सिंपल चार्ज से किया, फिर हम लोगों ने गॉस लॉ का इस्तेमाल किया। तो गॉस लॉ के टाइम पे कुछ इधर उधर की बातें भी हुई, जस्ट लाइक कि सॉलिड एंगल की बात हुई थी, याद है। उसके अलावा हम लोग कहाँ पर आ गए थे, फिर हम लोग उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, इन सब के बारे में बात करी थी अपन ने, है ना। लास्ट क्लास के अंदर अपन, उससे पहले वाली जो लास्ट क्लासेस हुई है उसके अंदर अपन ने क्या क्या बातें करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो निकाली है अपन ने, किसकी वजह से, एक लॉन्ग वायर की वजह से निकाला था। मतलब कई प्रकार की सी बातें हुई है। शीट की भी अपन ने निकाल के रख ली थी, है ना। आज अपन जो सीखने वाले हैं वो क्या है, मैं आज आपको इसकी पूरी कहानी सिखा देता हूँ एक साथ, है ना। अब पता है कहानी में एक छोटा सा इश्यू ये आता है कि पोटेंशियल का थोड़ा सा लफड़ा पड़ेगा। पोटेंशियल भी अपन ने सीखा नहीं है, तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अपन पढ़ने वाले हैं स्फीयर्स। स्फीयर्स बेटा, स्फीयर्स में दो चीजें अपन सीखेंगे। एक तो कौन कौन सी, पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल अभी अपन नहीं सीख सकते क्योंकि अपन पोटेंशियल सीखा नहीं है, बट अपन इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लेंगे। इसके बाद अपन पोटेंशियल ही स्टार्ट करने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो फटाफट आइए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास में स्फीयर्स है। देखो स्फीयर्स में मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बताना चाहता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, तो बेटा चार तरह के स्फीयर होते हैं। एक होता है सॉलिड कंडक्टिंग, एक होता है होलो कंडक्टिंग। अब सही है ना। एक होता है, एक सॉलिड हो गया कंडक्टिंग, एक होलो कंडक्टिंग, एक होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। आई मेरी बात समझ में। और एक जो होता है वो होता है होलो नॉन कंडक्टिंग। बेटा गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो जाएगा, चार तरह के स्फीयर हो जाएंगे। अब चारों स्फीयर को ढंग से एनालाइज किया गया। पहला बनाया अपन ने सॉलिड कंडक्टिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा सॉलिड कंडक्टिंग का सारा चार्ज कहाँ पे आता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। अभी के लिए आप इसको रट लो, मैं आपको आगे कंडक्टर्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को बकायदा एक्सप्लेन करूंगा विद ढंग का एक्सप्लेनेशन, मतलब प्रॉपर वे मैथमेटिकली मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों सारा चार्ज बाहर आता है। बट अभी आप इसको याद रख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग, है ना। अब आता है होलो कंडक्टिंग। बेटा होलो कंडक्टिंग है तो अंदर तो कोई मटेरियल ही नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर मटेरियल है। कुछ ऐसा होगा, इसकी सरफेस 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 होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका भी चार्ज सारा कहां आएगा, बाहर आएगा। आई मेरी बात समझ में। उसके अलावा एक और स्फीयर होता है, वो कौन सा होता है सर वो होता है अपने पास में होलो नॉन कंडक्टिंग। पहले मैंने होलो लिया है, ठीक है। अब किससे बना होता है ये पूरा चार्ज से ही बना होता है। तो क्या इसका चार्ज भी एकदम सरफेस पर ही है, मतलब बना ही सरफेस सही है तो चार्ज भी सरफेस पे ही होगा ना यार। सही बात है कि नहीं है। अब देखो, उसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे, दैट इज कि सर इसको बोलते हैं अपन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये था HNC, ये था SNC, ये था अपना HC, ये था अपना SC। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को। अब समझना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मतलब पूरा ही चार्ज से ही बना हुआ है। तो इसको लिख दें प्लस 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 ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस, ऐसे भर दे पूरा। वाह क्या बात है ना। तो इस तरह से अपन ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे बनाया है। अब मेरी बात समझिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए। ये चार स्फीयर हैं, आपको इनमें से कौन कौन से स्फीयर एक जैसे लग रहे हैं, ध्यान से देखो। सर सारे अलग अलग, ये कंडक्टिंग है, ये होलो कंडक्टिंग है, ये होलो नॉन कंडक्टिंग है। ऐसा नहीं बेटा। आपको किस चीज से मतलब है, अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे ना। तो हमें क्या मतलब है कि इसके अंदर मास भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, हमें तो ये मतलब है ना कि चार्ज कहाँ पर है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की बात होती है ना यार। और अगर आप ध्यान से देखोगे
तो इसमें सब जगह तीनों ही केस में चार्ज सरफेस पे था। समझ में आ रही है मेरी बात? तीनों ही केस में चार्ज कहां पे था? सरफेस पे था। सबका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो काई का अलग अलग, तीनों सेम आएंगे एक जैसे। तीनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल्स, एनर्जीज, ये सब लगभग क्या मतलब बराबर आएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इन तीनों को एक साथ एनालाइज करते हैं। आइए इधर, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, अब अपन मजे करने वाले हैं किसको लेके? सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग। इन तीनों को हमने एक जैसा मान लिया। एक जैसा मान लिया क्या? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो तीनों एक जैसे ही हैं। तो तीनों को अपन ने इस तरह से, अपन ने क्या बनाया? यहाँ पे स्फीयर बनाया। स्फीयर बनाने के बाद मैंने इस पर, ऑब्वियस बात है तीनों में चार्ज इस तरह से आउटर सरफेस पे आएंगे। अब बेटा फटाफट से इसको अपन कर लेते हैं, जल्दी से टाइम लगाएंगे। इसमें देखिए इसका खुद का रेडियस है r, ठीक है। अब हमने अलग अलग गॉसियन सरफेस चूज करी। बेटा पहली गॉसियन सरफेस हमने करी चूज अंदर की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट? दिस इज गॉसियन सरफेस। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दिस इज गॉसियन सरफेस। अबे आ रहा है ना? दिस इज व्हाट? गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे अपना गॉस लॉ लगाऊंगा तो वो आएगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई मेरी बात समझ में? बताइए, इस अगर सारा चार्ज बाहर है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है? सर कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो बेटा यहां से E डॉट डी एस कितना आ गया? E डॉट डी एस आ गया जीरो। आई मेरी बात समझ में? अब बच्चे बोलते हैं सर E डॉट डी एस जीरो है तो E भी तो जीरो है। तो मेरी बात समझना, यहाँ पे बेटा E डॉट डी एस जीरो है। आई बात समझ में? इसका मतलब है व्हाट इज E डॉट डी एस? इट मीन्स E इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। या तो E जीरो या डी एस जीरो या कोस थीटा जीरो, कुछ भी जीरो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि E ही जीरो हो। लेकिन ड्यू टू सिमेट्री हमको पता है कि ds तो यहाँ पे एरिया है और वो जीरो नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोस है वो भी यहाँ पे 0 डिग्री पर है, तो वो 1 हो जाएगा। तो सिर्फ E की ही संभावना होती है जीरो होने की। आप इसके पीछे रीजन लिख सकते हो ड्यू टू सिमेट्री। तो वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो सॉलिड कंडक्टिंग, inside solid conducting, hollow conducting और hollow non conducting sphere, it will be 0। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब अपन क्या करते हैं इसी केस के अंदर, देखो आप ध्यान से बेटा अभी लिख लेना, सुन लो पहले ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसा स्फीयर लेंगे जो बाहर आएगा। देखिए अब मैंने इसको जो गॉसियन सरफेस है वो बाहर ले ली। गेटिंग माय पॉइंट? सारा चार्ज कहां पे था? सारा चार्ज सरफेस पे था। अबे आ रहा है ना? सारा चार्ज कहां पे था? सरफेस पे था। तो मैं क्या लिख सकता हूं? E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इस सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊंगा तो, और इस सरफेस पे गॉस लॉ लगाने से मुझे क्या फायदा होगा सर? फायदा ये होगा बेटा कि आप यहां पे लिख सकते हो E इंटू डी एस कितना है? डी एस सर 4 पाई आर स्क्वायर। दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस डिस्टेंस इज आर। बट ये आर और वो आर, बड़ा और छोटे आर का डिफरेंस है। ये बड़ा आर है, वो छोटा आर है। ये कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है। डू यू नो, है ना? तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। कितना चार्ज है अंदर? टोटल क्यू चार्ज था अंदर, तो लिख दीजिए यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ से आप जब E को लिखोगे, एक्चुअली क्या है ना, इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं, तो मैं हटा दूंगा। इंटीग्रेशन करने के बाद ही ds 4 पाई आर स्क्वायर बनता है, तो इसको इधर ले जाइए। तो अब क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर।
आई मेरी बात समझ में? तो बाहर की तरफ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, बट अंदर 0 आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? तो बेटा इसका ग्राफ भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपकी कॉपी किताबों में इसके ग्राफ लिखे होते हैं। तो मैं ग्राफ फटाफट बना देता हूँ। ई और स्मॉल आर का ग्राफ। स्मॉल आर की वैल्यू जब तक कैपिटल आर के बराबर होगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। आई मेरी बात समझ में? और जैसे ही स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई बात समझ में? बेटा उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से हाइपरबोलिक ग्राफ बनाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिश्ता है ई और आर के बीच में, ये रिश्ता कहलाता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो ये जो रिश्ता कहलाता है, ये रिश्ता इसको इस तरह का कर्व देगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो ये आप यहाँ पे बना सकते हो, मतलब ये बनाने की जरूरत तो नहीं है, खैर आप सिर्फ यही बना सकते हो। अरे आ रहा है ना समझ में? तो ये अपन ने ग्राफ बनाया, ये अपन ने इसके अंदर की बातें करी है, ये अपन ने स्फीयर के बारे में पढ़ा है, बट स्फीयर पूरा नहीं पढ़ा, अभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बाकी है, लेकिन ये वाला तो कर चुके हैं अपन। तो बेटा फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ भाई, तो अभी अपन फटाफट से ये भी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये अपना वो वाला गोला है जो कुछ अलग है, बाकी लोगों से डिफरेंट है। तो चलो इसको देखते हैं अपन, इस गोले को, इसको एनालाइज करते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, आखिर ये क्या चाहता है, क्यों ये उन सब के साथ फिट नहीं हो पाया। इसमें क्या सब जगह चार्ज है। अबे आ रहा है ना? इसमें सब जगह चार्ज है, मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग। अब भैया अपन लोगों ने क्या करा, इसका रेडियस मान लीजिए r था, है ना? हम लोगों ने क्या करा, यहां से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करी। आई थिंक आपको दिख रही होगी, दिख रही है गॉसियन सरफेस? नहीं दिख रही तो मैं दोबारा बना देता हूँ। लो ये ले भैया, अब तो पक्का दिख रही होगी, अब तो दिख रही है। अगर अभी भी नहीं दिख रही तो आप लोग नेत्र का इलाज करवाइए, आंखों का, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये है अपनी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। स्पेलिंग मत जाना भैया, गॉसियन सरफेस, गेटिंग माय पॉइंट। सो इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक क्या, देखो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ चार्ज कितना है। सर चार्ज है यहाँ पे, या तो बोल सकते हैं डेंसिटी रो, है ना, या तो रो, या मैं बोल सकता हूँ कि इसका टोटल चार्ज जो है वो क्यू है। सर डेंसिटी रो का क्या मतलब है? डेंसिटी रो मतलब रो कूलम पर मीटर क्यूब। ये 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज था, तो टोटल चार्ज कितना था? क्यू था। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग मेरी बात को ना, मैं लिख सकता हूं E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? E डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब मुझे अंदर चार्ज निकालना है भैया, पूरा अंदर कितना आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सर अंदर क्यू इनसाइड जो आएगा वो अंदर वाला टोटल वॉल्यूम विच इज, जैसे मान लीजिए रो अपन लिख दिया, रो मल्टीप्लाई बाय अंदर वाला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अबे यही तो रो ये तो होता है वॉल्यूम, तो इसको उठा के मल्टीप्लाई यार डाल दें यहाँ पे, तो कितना आएगा? मैं लिख दूंगा E डॉट डी एस, क्या डी एस अगेन 4πr²। अबे सही है ना, वही सब चीजें इंटीग्रेशन हट चुका है, अपन ने E बराबर E इंटू 4πr² ले लिया है, सिमेट्री है इसलिए अपन डायरेक्टली ले सकते हैं। इसको उठा के सीधा रख दिया, रो इंटू 4πr³ डिवाइडेड बाय 3। 4π ने 4π को काट डाला, मार डाला, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। r² ने भी r³ को मार डाला। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है? हाँ, तो बचेगा क्या यहाँ पे? बचेगा E बराबर रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अबे तुम एप्सिलॉन नॉट को कैसे भूल सकते हो, वो तो नीचे लगा हुआ था ना यार। तो ये आएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। मजे की बात क्या है कि सर रो का एक और रिश्ता था क्यू के साथ।
जो टोटल चार्ज Q है वो है रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई टोटल का वॉल्यूम। आई मेरी बात समझ में? तो मैं यहां से रो की वैल्यू भी लिख सकता हूं सर, वो आएगी Q बाय 4 पाई R³ और 3 को ऊपर ले जाओ। सर अगर आप इसको यहां पुट करोगे तो कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग देखते हैं कैसा मिलेगा। इसको यहां पुट किया तो हमें कुछ अलग ऐसा मिला, 3Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4 पाई R³ इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। वाह वाह, बहुत अलग मिला बेटा। 3 से 3 कट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे, सही बात है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू आएगी K इंटू Q इंटू R अपॉन R³। अब सही है। तो देखिए या तो ये या फिर ये, आप कुछ भी याद रख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का। अब आइए इधर बेटा, अब जो है वो काफी इजी है। इजी मतलब कि सर अगर मैं बाहर लेना चाहूंगा, इस स्फीयर के बाहर लेना चाहूंगा, तो टोटल चार्ज तो Q है सर, बाहर कितना आएगा? चलो बेटा चेक कर लेते हैं। बेटा मान लीजिए गॉसियन सरफेस आपने बाहर कंसीडर करी है ना। अगर बाहर कंसीडर करी है तो आप जब इस पे E डॉट ds लगाओगे इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई मेरी बात समझ में? तो आप ड्यू टू सिमेट्री डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे E इंटू 4 पाई R² Q इनसाइड में टोटल चार्ज आ जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अगेन वही आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R²। रिपीटेड चीजें हैं इसलिए जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। क्या तुमको समझ में आ रही होगी? पुराने वाले में भी यही केस हुआ था बाहर, तो इस बार में भी यही केस हुआ है बाहर। तो फटाफट से इसका अपन अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका ग्राफ बनाएंगे अपन E और R के बीच में। बेटा ध्यान से देखिए, आपको एक बार समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। अपन ने ले लिया यहाँ पे R बराबर R पे, ओ सर सरफेस पे। बेटा मेरी बात समझना, सरफेस पे कितना होगा? सरफेस पे होगा ये K Q बाय R²। अब सही है। उसके बाद ये रिश्ता वही कहलाएगा जो अब तक कहलाता आया था, है ना। क्या कहलाता आया था ये रिश्ता? ये रिश्ता कहलाता था E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। अब सही है ना। ये लाइन सीधी नहीं आएगी, डॉटेड लाइन है, मतलब यहां से मैं डॉटेड बना सकता हूं। लेकिन सर इससे पहले वाला रिश्ता क्या कहलाता था? बेटा पहला रिश्ता था E प्रोपोर्शनल टू R। देखिए ध्यान से यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे भी E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। इसीलिए जो रिश्ता कहलाएगा वो कहलाएगा स्ट्रेट लाइन का। आई मेरी बात में? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी इसकी, क्योंकि यहां इस वक्त जो E आता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ये जो E है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आ रही मेरी बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि सर ये स्लोप, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, थोड़ा बहुत हम सर सुना भी होगा क्लास नर्चर के अंदर कि जो tan थीटा आएगा वो होता है स्लोप, और लाइन का स्लोप क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पे स्लोप आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे स्टाइल मार दी मैंने यहाँ पे, आपको कुछ एक्स्ट्रा बता के। भाई काम की चीज़ तो बेटा यही है, आपको तो बस यही आनी चाहिए। अगर वो नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो नर्चर की क्लास के हिसाब से तो आने ही चाहिए। आई मेरी बात समझ, क्योंकि नर्चर में बच्ची पढ़ाई आती है क्लास 11th के अंदर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, पहले इसको नोट डाउन मत कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बेटा एक छोटी सी चीज और सीखनी है अपने को, नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। हाँ जी,
मैं आपको एक छोटी चीज़ और सिखाता हूँ इसके अंदर, बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसमें नहीं सिखा रहा मैं आपको, मुझे यहाँ पे जगह दिखाई दी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। आप तो जानते ही बाकी जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। तो आइए अब अपन एक दो छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। एक तो होती है डिस्क, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा आपसे है ना, मैं डेरिवेशन सिर्फ सीधा इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा। इसका एक्चुअली फॉर्मूला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहो सर फॉर्मूला ही तो सबके इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। आइए मेरी बात समझ में। हाँ, तो ये जो अपने पास में डिस्क है, इस डिस्क में अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आइए मेरी बात में, ये डिस्क है अपने पास में जो कि चार्ज डिस्क है। आपको यहाँ पे एक डिस्क दिखाई दे रही है, समझ रहे हो? डिस्क, एक डिस्क दिख रही होगी सिंपल सामने की तरफ चार्ज लगा हुआ है। अब उसी डिस्क को अपन ने ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया, इसकी वजह से सामने की तरफ यहाँ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बात ध्यान समझना, इस डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, इट इज सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सर, वो आएगी ई बराबर, ध्यान से देखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, बेटा एक बात ध्यान रखना, दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज आर, स्मॉल आर, दिस इज रेडियस ऑफ डिस्क, जो कि हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर, और मैं कह सकता हूं कि दिस एंगल इज थीटा। तो इसका होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कोस थीटा, यही इसकी वैल्यू होती है। कुछ महान लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है r। आई मेरी बात में? कुछ और महान लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय r कितना होता है। अबे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं ना, तो क्या लिख दूंगा मैं, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज स्मॉल r, तो इसको आप यहां पुट कर दीजिए, कितना आएगा, x का स्क्वायर r के स्क्वायर का अंडर रूट। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे आ गया ना? अबे है तो एक ही चीज, इसी को अलग अलग रूप में लिखा है। कोस को क्या कर दिया इन्होंने, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसके अलावा इन्होंने इसको क्या कर दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या लिख दिया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। आई मेरी बात समझ में? एक और चीज है, वैसे जगह बची नहीं है, काम करो आप, पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली चीज अपन मैं आपको लिखा दूंगा हाथों हाथ, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा पोटेंशियल की तरफ। हाँ भाई, कुछ दिख रहा है बोर्ड पे? तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज फाइनाइट। ध्यान से देख, यहाँ इनफाइनाइट नहीं लिखा, फाइनाइट लिखा है, फाइनाइट, फाइनाइट दिख रहा है, फाइनाइट मिटा ही दिया मैंने फाइनाइट को। फाइनाइट वायर, छोटा वायर है, अब की बार पूरा वायर नहीं है। तो छोटे वायर के लिए अगर यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ऊपर जाते हैं अपन, है ना, दिस डिस्टेंस इज आर, यहां से आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो बेटा दो कंपोनेंट आते हैं, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। जो परपेंडिकुलर आता है वो आता है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 ऊपर है थीटा 2 नीचे है। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं पैरेलल की बात करूंगा तो इट इज कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? ठीक है। हाँ तो एक काम करो, नोट करना है इसको, कर लो, चलो नोट कर लो, है ना, नोट कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें तो क्या टाइम लगेगा, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। हाँ भाई,
अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ सवाल कराता हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से अजीब से सवाल, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रॉड लिया, रॉड नहीं, थिन वायर लिया है, पतला सा वायर लिया है, बिल्कुल पतला सा। यहां से भैया जो दूरी थी वो d थी, है ना। और मजे की बात क्या थी कि दिस लेंथ इज 12, कंप्लीट लेंथ इज 12। आपसे मान लीजिए नीट में बोला जाए ऐसा कि कंप्लीट लेंथ इज 12, देन दिस लेंथ इज l एंड दिस लेंथ इज l, एकदम मिड पॉइंट पर है। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो ऊपर वाला एंगल होगा वो θ1 होगा, जो नीचे वाला होगा वो θ2 होगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि θ1 θ2 के बराबर होगा, क्योंकि रेशो इनके बराबर है। आई मेरी बात समझ में? तो इसको मैं थीटा के बराबर कर देता हूं, है ना, थीटा के बराबर, नोट 0 के बराबर। आई मेरी बात समझ में? तो भैया जी अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो ई परपेंडिकुलर कितना आएगा? सर ई परपेंडिकुलर आएगा के लैम्डा बाई आर। बेटा के लैम्डा अंडरस्टूड है, लैम्डा कूलम मीटर ही होगा। यहाँ पे रोना मत, सर क्यों नहीं दिया लैम्डा, हम कैसे करते बिना लैम्डा के, पता है मेरे को ना। तो ई लैम्डा बराबर, सॉरी ई परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये दोनों थीटा है तो दोनों को थीटा रख दे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। कुछ चमत्कारी लोग जल्दीबाजी में के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 जल्दीबाजी में 2 थीटा कर देते हैं। ऐसे चमत्कारी काम मत किया ना, आई बात समझ में? ऐसे काम मत करना भैया, ये दिस इज द आंसर, ऑब्वियस बात यही होगा यार, इसको सोचना ही नहीं है ना। चलो ठीक है, ई पैरेलल कितना होगा? 0। इतना क्या सोच रहे हो? अबे क्या होता है, कोस θ1 माइनस कोस थीटा, दोनों थीटा बराबर 0 ही तो होगा भैया, इसमें क्या सोचना। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपन प्रैक्टिस के तौर पे, मैं कुछ क्वेश्चन अब आपको दूंगा, है ना। आइए फटाफट देखिए क्वेश्चंस को, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे एक लिया वायर, इस तरह से लैम्डा अंडरस्टूड है, सिंपल सी बात है। हमने यहां से क्या करा कि हमने यहां से इसको ले लिया 30 डिग्री, इसको ले लिया 60 डिग्री। आई मेरी बात समझ में? इसको 30 डिग्री ले लिया, इसको 60 डिग्री ले लिया, बेटा फटाफट आ यही है। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा? ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी के लैम्डा बाय आर, डिस्टेंस अंडरस्टूड है आर मान लेना ना। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ई परपेंडिकुलर साइन 30 प्लस साइन 60। अबे आ गया ना, व्हाट इज साइन 30? 1/2 साइन 60 √3/2। आगे तुम कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर मैंने ई पैरेलल रखा तो ई पैरेलल में कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाय आर कोस 30 माइनस कोस 60। आया बेटा? आया ना समझ में ये चीज तुम लोगों को? तो देखो एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, 30 जो है कोस 30, ध्यान से देखिए कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाला पोर्शन बड़ा है कि ऊपर वाला बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है, तो पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी। आई मेरी बात समझ में? इस बात का ध्यान रखना आपको, इसलिए ई पैरेलल ऊपर जाएगा, और अगर ई पैरेलल ऊपर जाएगा, ई परपेंडिकुलर सामने जाएगा, तो नेट जाएगा इस तरफ। आई मेरी बात समझ में? दिस इज ई नेट। अब वो कितने एंगल पर जाएगा वो सब अपन यहां से निकाल सकते हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हें बता भी देता हूं फॉर्मूला। अगर जैसे मान लीजिए अल्फा है, ये अल्फा है, तो व्हाट विल बी द tan अल्फा? सर tan अल्फा हो जाएगा सामने वाला अपॉन साइड वाला। सामने वाला कितना है? ई परपेंडिकुलर, साइड वाला कितना है? ई पैरेलल। इन दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट आंसर, जो भी आना होगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये अपन यहाँ पे कर सकते हैं सोल्व इसको। गेटिंग माय पॉइंट अच्छे से? तो अब आप इसको भी, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को नोट डाउन कीजिए। ये हालांकि मैं आपको ये कराने वाला था पर मैंने खुद ही कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा, बट आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए जल्दी से।
हाँ भाई, तो अभी भी अपन ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और प्रकार, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए है ना। अपन ने यहाँ पे स्फीयर्स कर लिए हैं, डिस्क ले ली, एक फाइनाइट वायर ले लिया, ये सब चीज़ें अपन ने करी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके और भी कुछ टफ खतरनाक सवाल आएंगे, वो लास्ट में इस सिलेबस में मैं करा दूंगा। बट अभी हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो है आगे बढ़ने का। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ पे। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जितना अपन लोग जानते हैं, मैंने आपको मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी तो बहुत ज़्यादा बताया नहीं है, मैं आपको कुछ कुछ सिंपल चीज़ें बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है ना। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं है ना, उनका जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के रूप में रखते हैं। ये अपन ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे अपन जिसके बारे में बात करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में होगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है ना, किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती है। अगर उसको फ्री कर दिया तो वो निकल जाती है वहाँ से, मतलब फ्लो कर जाती है। जैसे मान लीजिए, लेकिन अगर चार्ज की बात करते हैं अपन, चार्ज की बात करते हैं, सर चार्ज के अंदर किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कैसे अपन उसको निकालेंगे, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये सब चीज़ें अपने को जाननी है। आई मेरी बात समझ में? सबसे पहले आपको अभी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देंगी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, आप सब कुछ लिखिए, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ, बट आप लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ लिखिए, दिख रहा है आपको? कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, ये बात मैंने यहाँ पे करी है ना। सबसे पहली बात है कि मैंने यहाँ पे डिफाइंड इसी प्रकार से किया है कि दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अपन ले सकते हैं, इंटरैक्शन एनर्जी फॉर चार्ज पार्टिकल्स एंड सेल्फ एनर्जी फॉर ए सिस्टम। चार्ज पार्टिकल सिस्टम जो होता है उसकी इंटरैक्शन एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अपन रखेंगे। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी पहली बात सिस्टम के लिए डिफाइंड होती है, किसी सिंगल के लिए डिफाइंड नहीं करेंगे अपन। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद सेकंड चीज क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, नॉट पार्टिकल, चार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये चीज भी लिख ली होगी बेटा आपने। देखो आपको इंटरैक्शन एनर्जी के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसको नोट डाउन करते रहिए। बेसिकली ये एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। दिख रहा है आपको पूरा? रिक्वायर्ड टू असेंबल दिस सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। आई मेरी बात समझ में? अरे पूरा नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। आप नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड पे जो भी दिख रहा है। है ना। अब आइए, तो अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को हम लोग फॉर्म करेंगे, तो उसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी हमें लगेगी, वही जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वही पोटेंशियल के रूप में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन चलते हैं इनफाइनाइट पे, है ना। वहां से अपन एक चार्ज तोड़ के लाएंगे, क्यू चार्ज। तो उसको तोड़ के लेके आया अपन यहाँ पे लाके रख दिया। अब क्यू चार्ज आइसोलेटेड था, अकेला था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी आसपास, कुछ नहीं था, बेचारा अकेला आया, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ लाके उसको रख दिया, लाके रखा और साथ में उसको अपन ने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड नाउ। आई मेरी बात समझ में? अब अपन ने क्या करा, अब हम लोग इनफाइनाइट पे दोबारा चल रहे हैं और ले तोड़ा चार्ज वहां से और उठा के ला रहे हैं, उसको ला रहे हैं, इसी लाइन के लोग ला रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे लेकर आए,
जैसे पास में लेके आ रहे हैं अपन उस चार्ज को, वो चिल्ला रहा है कि नहीं भैया इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, हमें नहीं जाना, और अपन उसको जबरदस्ती पकड़ के ला रहे हैं यहाँ से, आजा आजा चल चल चल। दिस इज एफ एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? मजे की बात क्या है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर, देयर इज नो एक्सेलरेशन। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे होगा ये कि जो अपन फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका रिपल्सिव लगेगा, वो इधर लगेगा। आई बात समझ में? तो यहां से यहां तक की दूरी ये मैं मान सकता हूं x हो जाएगी अभी के लिए, है ना। अपन खींचते खींचते इनफाइनाइट से लाते 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 x तक ला चुके हैं। सिस्टम कैसा बनाना है उसको मैं डायग्राम के थ्रू यहां बना देता हूं साइड में। पहली बात तो ये इनफाइनाइट से आ रहा है बेटा, फाइनली अपने को सिस्टम जो बनाना है वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है। एक चार्ज Q यहाँ पे होगा, Q1 सॉरी, और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो Q2 होगा। दोनों के बीच की जो दूरियां होंगी वो होंगी R। आ रहा समझ में? तो ये सिस्टम अपने को फॉर्म करना है। कैसे? अपन इनफाइनाइट चार्ज ला रहे यहाँ तक लिया है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F एक्सटर्नल, बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा था। तो हमने क्या करा, मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, है ना। हमने क्या करा है पहले वो समझते हैं बेटा। अपन अगर यहां आने के बाद इसको हल्का सा और अंदर लिया है, हल्का सा dx, चलो अपन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिखते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो जो आएगा वो आएगा F एक्सटर्नल इनटू dx। भाई साहब एक्सटर्नल भी इधर है और dx भी इधर है, तो वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव। आई मेरी बात समझ में? लेकिन यहां पे एक इश्यू है, आपको यहां पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। बच्चे कंफ्यूज भयंकर, सर ऐसे कैसे, अभी तो पॉजिटिव बोल रहे हो अब नेगेटिव लगवा रहे हो यहाँ पे। बेटा इसके पीछे रीजन है, समझ। एफ भी इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए और पॉजिटिव आना आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा यहां पे कुछ लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट? dx। dx जो होता है ना वो होता है चेंज इन लेंथ, विच इज वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे जो डिस्टेंस, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रही है, और डिस्टेंस कम हो रही है तो मेरी चेंज इन लेंथ है वो खुद नेगेटिव है। तो जब आप एफ dx लिखते हो, सिर्फ एफ dx लिखते हो, तो ये जो चीज है ना, ये जो आइटम है, ये एक्चुअल में नेगेटिव आइटम है, छुपा हुआ नेगेटिव है। तो हमने इसका छुपा हुआ नेगेटिव को पकड़ के इसके बाहर एक और नेगेटिव लगा दिया। तो अभी क्या हुआ, अभी ये ओवरऑल आइटम पॉजिटिव हो चुका है। ये नेगेटिव साइन इस dx को के नेगेटिव होने, मतलब नेगेटिव जो dx था और ये नेगेटिव था, दोनों मिला के इस पूरे आइटम क्या बना चुके हैं? पॉजिटिव। आई मेरी बात समझ में? अभी आप देखोगे भी सही, रिजल्ट भी यहाँ पे आपको वैसा ही मिलेगा जैसा हम चाहते हैं, है ना। आइए अब एफ एक्सटर्नल की बात करते हैं साहब। तो एफ एक्सटर्नल कितना आएगा? के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। आई बेटा बात समझ में? बाहर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अबे यही तो करना है अपने को। इंटीग्रेशन कहां से करना है? इंफिनिटी से आर तक के लिए। इसमें से जो जो आइटम बाहर आ सकते हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। बेटा लिखने की कोशिश भी मत कीजिए, अभी आपको टाइम मिलेगा तब आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। के Q1 Q2 dx बाय एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दिया अपन ने इंफिनिटी टू आर, एक नेगेटिव बाहर ले रखा है। आई मेरी बात समझ में, है ना। ध्यान से देखिएगा अब आप इसको, अपन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इसके अंदर। बेटा अब आप देखिए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1/x। सही बात है। तो इसका माइनस बाहर आके प्लस बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 ये रह जाएगा 1/x ओनली। सही बात है। उसमें भी लिमिट डालनी है r और ये इंफिनिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको और लिखा आगे तो ये आएगा के Q1 Q2, इसको ऐसे कर दीजिए 1/r माइनस 1/इंफिनिटी।
सही बात है। एंड व्हाट इज 1/r, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये जो बनेगी एनर्जी, सॉरी वर्क डन, ये क्या आएगा, k q1 q2/r। आई मेरी बात समझ में। और यहां पर जो मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में कहा था कि पहली चीज तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स शुड पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ही आया। आई मेरी बात समझ में। दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव आना चाहिए था, और मैंने यहाँ माइनस लगा लिया था, इसलिए ये पॉजिटिव आया है। वरना कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, बच्चा शुरू करता है यहाँ पे इस माइनस को लिए बिना ही शुरू कर देता है, फिर आखिरी में बोलता सर ये तो नेगेटिव आ गया। तो बेटा वो नेगेटिव आना ही था, क्योंकि आपने शुरू में ही गलती कर दी थी, जड़ ही खराब कर दी ना, तो रिजल्ट तो खराब आएगा इसी। आई मेरी बात समझ में। तो अब अपन यहाँ पे नेगेटिव लिया, अपन ने ओवरऑल आइटम पॉजिटिव बनाया, फिर इंटीग्रेट किया, मजे करे, और ये बड़ा अजीब सा अपन ने यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको रट के रखना है, आपको क्या रटना है मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको उसको करने का तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको आखिर में शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। आप टेंशन मत लो, लेकिन पहले सीखना है कि ये हुआ कैसे है। आई मेरी बात समझ में। अब इधर देखो, आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल क्या होती है, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मेक द सिस्टम। तो कितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, वो किया है k q1 q2/r। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल q1 और q2 से मिलके बना हो, जिन दोनों के बीच की दूरियां हो r, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कर लिया नोट डाउन। सिंपल लल्लू सवाल था, कोई लल्लू सवाल क्या था, सिंपल सी चीज थी, नोट डाउन करनी थी, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, है ना, बहुत ही प्यारी चीज, अपन आगे बढ़ेंगे बेटा इस पे। जैसे मान लीजिए सर कोई भी सवाल आता है, जैसे मान लीजिए सर 3 माइक्रो कूलम सर आ गया, और यहाँ पे आ गया 4 माइक्रो कूलम सर, तो सर इस केस में कितनी एनर्जी अपनी आएगी। तो बेटा इस केस में जो एनर्जी आएगी, बेटा पहले तो आर तो देख लो वहाँ दोनों के बीच का। सर आर है मान लीजिए 3 मीटर, बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो एनर्जी जो आएगी वो आएगी k q1 q2/r, नॉट r स्क्वायर, ओनली r। स्केलर ध्यान रखना, समझना मेरी बात को, डायरेक्शन वाक्शन मत लिखते ना यहाँ पे चलते फिरते ही। कितनी आएगी, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज q1, इट इज 3 × 10⁻⁻6, अंका लग चुकी है सर, 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 का स्क्वायर। आई बात समझ में। ये इसको काट डालेगा और बचेगा कितना, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁻12 + 9, तो ये बचेगा -3 जूल एनर्जी। आया समझ में। तो ये बहुत ही सिंपल सा अपन ने यहाँ पर सवाल लिया है, कुछ नहीं करा मैंने, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डाली है, सीधा आराम से। एक बात ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको चलो सवाल में कराया था, पहले इसको एक काम को इसको नोट कर ले, जब तक मैं यहाँ पे सवाल बनाया था तो फटाफट नोट कर लो उसको। हाँ करते रहो, रुको मत, सवाल बहुत न्यूमेरिकली बहुत सिंपल लूंगा मैं। हाँ भैया देखिए इसको, है ना, 3 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो कूलम, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब हम लोगों को क्या बात करनी है, बहुत सिंपल सी बात करनी है। सिंपल बात क्या है सर, यहाँ पे चार्ज एक प्लस था एक माइनस था, तो बेटा कुछ नहीं करना आपको सिंपली जब आप एनर्जी लिखोगे ना, तो विथ साइन रख देना, बस विथ साइन,
कुछ नहीं करना इसके अलावा। ये माइनस में है तो बाहर माइनस लगा दे, आई समझ में बात है, बाहर माइनस लगा दे, अपने आप आंसर आ जाएंगे जो आने होंगे। आपको कुछ नहीं करना इसके अलावा, आपको कोई ज्यादा उल्टा पुल्टा दिमाग लगाना, उलझना नहीं है। माइनस दे दिया तो सीधा माइनस रख दे, दोनों माइनस दे दिए दोनों को माइनस रख दे, दोनों माइनस दिएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस देंगे तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा। आई मेरी बात समझे, आपको कुछ नहीं करना इसके अलावा, और 3 का स्क्वायर कर दे, आ गया आंसर। अबे आया ना, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। इस प्रकार से और भी देख सकते हैं। एक और देखो सिंपल सा, ये मैं आपको दे रहा हूं ना, ये मैं नहीं करूंगा। देखिए 3 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम, बहुत सिंपल। क्या कर रहे हो सर, सारे के सारे इतने सिंपल है ना। 9 अपन ने यहाँ पे ले लिया मीटर, दोनों के बीच की दूरियां। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। जल्दी बड़ा आप ही करो। हाँ जी, मैं बता देता हूँ आपको, K मल्टीप्लाई बाय 3 माइक्रोकुलाम माइनस में -4 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर। खत्म बात। आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट आंसर। तो बेटा अपन ने पोटेंशियल जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सवाल करे हैं यहाँ पे, सिंपल से करें अभी तक तो, खैर बहुत टफ तो नहीं करे अपन ने। अभी अपन इसमें और आगे बढ़ेंगे। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है ना, उसमें 2 पार्टिकल आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 3 अलग अलग आएंगे, फिर 3 एक जैसे आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे आएंगे, हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे आ जाए, मतलब कितने भी सवाल बन सकते हैं। अपने को अगर मुद्दा पता होगा एग्जैक्टली क्या करना है तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, इसीलिए अपन उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए एंड अपन फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है बेटा, तो आज अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। कल के लेक्चर में अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके साथ में अपन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपन धीरे धीरे एंडिंग पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अपन इसी एनर्जी के साथ।